चलो बच्चों, तो आज हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट आज का लेक्चर जो हम करेंगे, इन दैट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई और एटम। जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अभी तक हमने ये समझा कि रेडियो एक्टिव डिके होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो कोई तो कारण होगा कि भाई सबसे तो हर एटम तो रेडियो एक्टिव नहीं है, केवल कुछ विशेष एटम्स ही रेडियो एक्टिव होते हैं या उनके आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। तो नॉट ऑल एटम्स और यू कैन से आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। नॉट एवरी न्यूक्लियाई इज अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। सो तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, वो किसी तरह का रेडिएशन या एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, एज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। जब शुरुआत में हम लोग रेडियो एक्टिविटी की का जो बेसिक किए थे, तो अब हम ये समझेंगे कि किसी न्यूक्लियाई को स्टेबल कब माना जाए, कैसे तय हो कि ये न्यूक्लियाई या ये एटम जो है स्टेबल है और रेडियो एक्टिव एमिशन रेडिएट नहीं करेगा, या कैसे पता चले, कैसे पकड़ें कि ये दिया हुआ न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। तो फॉर दैट पर्पस कि किसी भी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी का जो मापदंड होता है, दैट मापदंड इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। दैट मापदंड या दैट पैरामीटर बाय विच वी कैन चेक वेदर इट इज अ स्टेबल न्यूक्लियाई और नॉट, वी विल हैव टू चेक इट्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। तो आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे कि इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का मतलब क्या है। तो देखें बच्चों, okay, so let's start with neutron proton ratio. न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। अब बच्चों, ये जो रेशियो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का है, इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल है कि न्यूट्रॉन के लिए आप n लिख दीजिए, न्यूट्रॉन के लिए n लिख दीजिए और प्रोटॉन के लिए p लिख दीजिए। It's fine, but sometimes it is also written as n by z also. n जो है वो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। इट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। और जो p है या z है, p तो प्रोटॉन होता ही है, z बच्चों एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो p या z, इसका मतलब हुआ दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, दिस इज p इन न्यूक्लियस। तो आइए हम ये समझते हैं कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो है, इससे स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है। इससे स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है? देखो, इसी से सब कुछ लेना देना है। क्या होता है समझें। जैसे पहले तो इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो से पहले कुछ एकदम बेसिक बातें जो हम सभी बहुत पहले से ही सीखते चले आ रहे हैं, जानते चले आ रहे हैं, उनको पहले देखें। जैसे एक दो एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। जैसे बात करते हैं हम लोग से नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं। अभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या है उस पर कोई चर्चा नहीं है, केवल नाइट्रोजन के एक एटम की बात की है। तो बच्चों, ये जो नाइट्रोजन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका जो मास नंबर है दैट इज 14। ठीक। तो फॉर दिस नाइट्रोजन अगर पूछा जाए कि भाई इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो यू विल से सर दिस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, और यू कैन से 7। ध्यान रखेंगे कहीं कहीं Z भी लिखा जाता है, कहीं कहीं P भी लिखा जाता है। चूंकि प्रोटॉन है तो हमारे लिए P थोड़ा सा ज्यादा सुविधाजनक है, तो हम P ही लिखेंगे। तो P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन और N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन्स। अब पूछा जाए कि भाई ठीक है, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए। सो व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी फॉर एनी एटम इज मास नंबर माइनस इट्स एटॉमिक नंबर विच इज 7। सो दिस इज इक्वल टू 7। अच्छा, फिर एक दो और देख लेते हैं। से ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं बच्चों। सो इफ यू लुक एट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 8O एंड दिस इज 16। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर ऑक्सीजन, इट इज 8
and number of neutrons for oxygen, it is also 8, as it is 16 minus 8, so this is also 8. अच्छा, ठीक है. फिर इसी तरह से हम लोग और भी कुछ किसी को भी देख सकते हैं. एनीवेज, अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ही बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, तो अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, तो फॉर दीज टू पूछा जाए कि भाई बताइए कि नाइट्रोजन के लिए N/P रेशियो क्या लिखेंगे आप. तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन के लिए ये जो N/P रेशियो है इसको 1 लिखा जाएगा. अच्छा, ठीक है. अच्छा, फिर एक काम करिए कि जो N/P रेशियो है ऑक्सीजन का, उसे आप क्या लिखेंगे. तो आप कहेंगे सर उसे जो ये N/P रेशियो ऑक्सीजन का है, इसे भी तो 8/8 यानी इसको भी 1 ही लिखा जाएगा. अच्छा, ठीक है. अच्छा, कार्बन की जरा बात करते हैं. तो कार्बन इज 6C12. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6, फाइन, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दिस इज ऑल्सो 6. तो ठीक है सर, अब इसके लिए जरा लिख लेते हैं. तो इसके लिए N/P रेशियो क्या लिखा जाएगा. तो यहां भी N है 6 और P भी है 6, तो ये भी 1 हो गया. अच्छा, कार्बन में ही ये जो कार्बन है, इस कार्बन में ही कार्बन के चूंकि हम लोग 3 आइसोटोप्स की बात करते हैं, 6C12, 13 एंड 14. जरा 6C13 को देखें. तो अगर हम 6C13 को देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा ही सेम ही रहेगा क्योंकि दैट इज एटॉमिक नंबर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑल्सो एक्चुअली चेंजेस. अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स का मतलब होता है डिफरेंट मास नंबर और सेम एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दिस इज सेम फॉर C13 ऑल्सो, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर C13 नाउ दिस इज द 7, दिस वैल्यू इज 7. ओके. तो अब अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो देखें C13 के लिए, तो न्यूट्रॉन तो है 7 और प्रोटॉन है 6. तो ये जो है नेचुरली 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया. ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया. और जो C12 के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो था दैट इज एग्जैक्टली 1. तो ये बच्चों हमने 4 एग्जाम्पल किए. अब इन एग्जाम्पल से हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं. देखिए क्या सिखाना चाहते हैं. देखो, आउट ऑफ दीज 4, फर्स्ट 3 मीन्स दिस nitrogen 14, oxygen 16 and carbon 12, these 3 are stable nuclei. Means these nuclei do not radiate anything. ये जो है अपने आप में स्टेबल हैं और ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते हैं. इनमें कोई डिके नहीं होता है. आप जैसे कोयला, कार्बन स्टैंड्स फॉर कोयला, तो कोयला जो है आपके यहाँ पड़ा रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि आप रख दें और जो है सवेरे पता चला गायब हो गया. या सवेरे इन द सेंस कि किसी भी टाइम इंटरवल में गायब नहीं होगा, बिकॉज दैट कार्बन एक्चुअली एग्जिस्टेड इन इट्स पेरेंट लोकेशन, जहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बच्चों. तो गायब तो नहीं हुआ वो कार्बन, वो तो वहीं पर रहा. अगर ये रेडियो एक्टिव रहा होता तो इसका कुछ हिस्सा तो जरूर ही गायब हो जाता. अब बच्चों अगर हम इस कार्बन 13 की बात करें, तो ये जो कार्बन है इट इज एक्चुअली रेडियो एक्टिव इन नेचर. दिस इज नॉट अ स्टेबल न्यूक्लियाई. व्हाई? क्योंकि अब ये स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, ये तो एक पक्ष हो गया. ये स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, रेडियो एक्टिव है. इट इज अ नॉन फैक्ट. दिस C13 इज नॉट स्टेबल एज C12 इज स्टेबल. इसलिए हम लोगों ने, जब आपको याद होगा कभी जब आइसोटोप की शुरुआती क्लासेस में जब चर्चा करते हैं, तो जो अबंडेंस होता है नेचर में ये बहुत ज्यादा ही पाया जाता है और ये तो बहुत ना के बराबर है. इसका शायद 1-8% रहता है और ये 98 पॉइंट समथिंग था जहां तक मुझे याद है. और जो C14 है वो तो और भी ज्यादा कम रहता है. तो ये बहुत कम नेचर में पाया जाता है. ये स्टेबल नहीं है बच्चों, ये स्टेबल नहीं है. और ये C12 बहुत स्टेबल है इसके कंपैरिजन में. अब ये तो मैंने आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियोज की जानकारी दी फॉर सम वेरी
ऐसे ये एटम्स हैं जो आप सबकी जबान पे रहते हैं, आप सब इसको ठीक से समझते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो है, ये दरअसल हमें ये बताता है कि इसकी एक फिक्स रेंज होती है, और उस रेंज में जिस एटम का न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो आ जाता है वो स्टेबल हो जाता है, और उस रेंज से जो बाहर चला जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो की जो थ्योरी है स्टेबिलिटी की, वो हमें ये बताती है कि जो छोटे एटम्स हैं, छोटे एटम्स मतलब जिनमें अधिकतम 3 शेल्स हो, है ना, 3 शेल्स। 3 शेल्स का मतलब हुआ से एटॉमिक नंबर जो है 20 तक जाए, कैल्शियम तक जाए। एटॉमिक नंबर अगर 20 तक जाता है, तो एटॉमिक नंबर 20 तक जाता है, तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऐसा है कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 है बच्चों, देन दैट न्यूक्लियाई इज अ स्टेबल न्यूक्लियाई इफ इट्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1। अगर 1 से ज्यादा है या 1 से कम है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब 1 से कम, अगर 1 से कम की बात करें तो वो तो केवल हाइड्रोजन में ही हो सकता है, क्योंकि उसमें तो न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। भाई इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का जो न्यूमरेटर है, दैट इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 0 फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसका अपवाद है। अब अगर 1 से कम का तो सवाल ही नहीं है, ऐसा तो कभी हाइड्रोजन के अलावा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि किसी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से कम हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। आइदर बोथ विल बी सेम और हायर। ऐसा तो हो सकता है कि जैसे हम सोडियम की बात करें तो 11Na23 लिखा जाता है उसको, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं 12 और प्रोटॉन्स हो जाते हैं 11। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन के आइदर इक्वल रहेगी या बराबर रहेगी या उससे हायर रहेगी, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कांट बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स हाइड्रोजन। तो ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ये कहता है कि अगर एटॉमिक नंबर 20 तक हम बात करें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर 1 है या ऑलमोस्ट 1 है, तो दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव, इससे कोई डिके नहीं होगा। अब अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो फिर डिके होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये बात केवल छोटे एटम्स के लिए ही है बच्चों। ये बात जो है केवल छोटे एटम के लिए होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप देखते हैं कि जैसे प्रोटॉन की संख्या के मुकाबले न्यूट्रॉन की संख्या धीमे धीमे और बढ़ती चली जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे। अब जो थोड़ा हम अगर पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ें तो थोड़े बड़े एटम्स की बात करें जिनका एटॉमिक नंबर हाई रहता है, जैसे हम लेड की बात करते हैं ना। सो लेड इज 82, और लेड का बच्चों जो मास नंबर रहता है दैट इज 207, दैट इज 207.2 रहता है, पर चलिए 207 ही लिख लेते हैं। अब इस लेड की अगर हम बात करें तो इस लेड में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो तो बच्चों 82 हैं, ठीक। लेकिन अगर इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करें, सो दिस इज 207 माइनस 82 विच इज 105, विच इज 105। तो अब अगर इस लेड का ये जो 207 वाला आइसोटोप है, इस आइसोटोप के लिए अगर n/p रेशियो देखा जाए, अगर इसके लिए हम n/p रेशियो देखें बच्चों, सो दिस n/p, तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका, यहां पर थोड़ा ये गलत हो गया, दिस इज 125, फाइन। सो दिस इज 125/82। तो अगर ये 125/82 करेंगे तो ये लगभग जो है 41, अगर उसमें और ऐड कर दिया जाए तो 123 होता है, मतलब 1.5 गुने से भी ज्यादा है ना। सो दिस इज 1.5 समथिंग। अच्छा, इसी लेड का एक और बच्चों आइसोटोप होता है दैट इज 200, है ना, लेड 200। तो एटॉमिक नंबर अगेन सेम 82 एंड मास नंबर इज 208। तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो वो तो 82 ही है जैसा कि पिछले में था, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें बच्चों तो दिस इज 208 माइनस 82, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 126।
दिस इज 126। और इसके लिए जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो आप देखेंगे तो दिस वुड बी 126/82, और इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1.537। ये हमको याद है, कारण ये है कि इसका एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है हम बताते हैं। तो जैसे अब हम 82 में पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या प्रोटॉन से लगभग 1.5 गुनी हो गई। और थोड़ा बीच में आए, जैसे 40-50 की रेंज में आएंगे तो हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स की संख्या धीमे धीमे प्रोटॉन की तुलना में बढ़ती जा रही है। शुरुआत में तो एक जैसी रहती है, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है कि फिर न्यूट्रॉन्स जो है प्रोटॉन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर। दिस फैक्ट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑल्सो। अब क्या रीजन है? रीजन जानने से पहले थोड़ा हाइड्रोजन के लिए भी एक बार लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? 1H1। तो प्रोटॉन इज 1 एंड देयर इज नो न्यूट्रॉन। तो इस हाइड्रोजन के लिए बच्चों ये जो N/P रेशियो लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अभी N/P का जो रेशियो है उसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है, तो वो चलो अभी होल्ड करते हैं उसको। थोड़ा पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर में तो एक एक का ही इंक्रीज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अगर हम ये कहें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल रहेंगे, अगर हम ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमेशा इक्वल रहेंगे, तो इस लेड का जो मास नंबर होता है वो 164 होना चाहिए था। यानी कि इस लेड में भी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 82 आने चाहिए थे 126 की जगह। तो ऐसा नहीं होता है। तो पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स है वो प्रोटॉन की तुलना में और तेजी से बढ़ते जाते हैं। ये बच्चों जो लेड का 208 वाला जो आइसोटोप है, दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो फॉर विच एनी एटम इज स्टेबल। और वो एटम कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है लेड का 208 वाला आइसोटोप। और फिर और हायर जाएंगे और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो जिन एटम के लिए इससे भी ज्यादा आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? वो फिर से रेडियो एक्टिव कैटेगरी में चला जाएगा, मतलब वो स्टेबल नहीं है। अच्छा, एक तो ये बात हुई। तो अभी N/P को हम थोड़ा अभी डिटेल में समझते हैं। पहले चलो यही समझ लेते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? देखो, इसका रीजन है। रीजन क्या है? इसको चाहें, चूंकि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। ये वैल्यू भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमें याद रखना होगा, 1.537। वैसे तो बच्चों इन सम रिसोर्सेज यू विल सी कि ये जो N/P की मैक्सिमम रेशियो है, समटाइम्स इट इज रिटन दैट इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1.5। किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए N/P की अधिकतम रेशियो 1.5 है, ऐसा कहीं कहीं लिखा रहता है, बट वो तो रिफाइनमेंट होते रहते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट है वो 1.537 है। अगर आप 1.5 भी लिख देंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। तो भी कोई हर्जा नहीं है। तो अब जैसे कहीं कहीं ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लेड का 208 आइसोटोप है, दिस इज द स्टेबल आइसोटोप। This is a stable isotope and for this N/P ratio is 1.537. फाइन। अच्छा, जैसे इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एटम है हमारे लिए हायर श्रेणी में, दैट इज बिस्मथ। सो बिस्मथ का बच्चों जो एटॉमिक नंबर हो जाता है दैट इज 83 एंड इट्स मास नंबर इज 209। तो अगर हम बिस्मथ को देखें तो बिस्मथ में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दे आर 83, and for bismuth number of neutrons are 209 minus 83, so this is coming as 126। 83 है, सॉरी। सो ये हो जाता है 126। अब 83 और ये 126 है, तो यहां पर अगर हम N/P रेशियो देखें, इसके लिए N/P रेशियो देखें, तो हम लिखेंगे 126/83। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1.518। ये आ जाता है बच्चों 1.518। तो इन सम रिसोर्सेस इट इज रिटन, यू विल सी कि भाई बिस्मथ ऐसा है
बिस्मथ तक क्या होता है, N/P रेशियो बढ़ता रहता है लेकिन वो स्टेबल रहता है। तो उनके सम रिसोर्सेज से कि N/P की जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 1.518 होनी चाहिए। अच्छा, और देखो, एक और देखते हैं पर बच्चों, हम बात करते हैं लेड की। लेड, तो जो लेड है दैट इज 208 pb, और लेड का जो ये होता है एटॉमिक नंबर हम सभी जानते हैं दैट इज 82। अच्छा, लेड तो हो ही गया, सॉरी, लेड नॉट लेड, मरकरी की बात करते हैं। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी 80 और इसका मास नंबर हो जाता है 200। तो मरकरी में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखे जाएं, सो दिस इज 80 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन मरकरी एटम या मरकरी न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्यारे बच्चों। सो दिस इज कमिंग एज एग्जैक्टली 120। तो अगर हम इस न्यूट्रॉन के लिए N/P रेशियो देखें तो ये 120 ऊपर और 80 नीचे, तो इट इज एग्जैक्टली 1.5। इट इज एग्जैक्टली 1.5। सो इन सम रिसोर्सेज यू मे सी कि ऐसा रहेगा कि भाई N/P की जो अधिकतम रेशियो है फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई इज 1.5, बट दैट इज नॉट परफेक्टली अप्रोप्रिएट। दिस इज अ observed practical result that lead 208 is a stable nuclei। तो इसका मतलब है कि इसका जो भी N/P का रेशियो है दैट मस्ट बी अ बेंचमार्क फॉर द स्टेबल न्यूक्लियाई। ओके, तो ये तो रहा कि N/P की जो मैक्सिमम रेशियो है किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए वो 1.537 होती है, और वो किसके लिए होती है, वो होती है लेड के 208 आइसोटोप के लिए। फाइन, एक तो ये बात हुई। अभी हम स्टेबिलिटी में मैंने आपको थोड़ा ये बताया कि भाई ये हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए N/P रेशियो की। फिर मैंने शुरुआत में बताया कि एटॉमिक नंबर अगर 20 से कम है तो N/P का जो रेशियो है वो 1 लिखा जाता है स्टेबिलिटी के लिए। अभी फिर भी हमने स्टेबिलिटी बोल के कुछ ऐसा आपको लिखने को नहीं बोला, दैट आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग कि अलग अलग एटम के लिए N/P रेशियो क्या होता है, हमारे लिए काम के N/P रेशियो क्या है। हाइड्रोजन के लिए N/P रेशियो 0 होता है, स्टिल इट इज स्टेबल न्यूक्लियाई। एनीवेज, अब पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो N/P रेशियो है, ये तो बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर जा रहे हैं, मींस हैवियर एटम्स की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे अपना ये N/P रेशियो भी बढ़ता चला जा रहा है ना। वैसे वैसे N/P रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इसका रीजन समझते हैं, देखो क्या रीजन। So there may be a valid question in your mind that why number of neutrons increases much faster than number of protons as we move towards, या as we move towards, ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, then number of protons in heavier atoms, ये ठीक है, in heavier atoms. So this is a very very genuine question and it is a very very genuine answer also. देखो बच्चों क्या है इसका आंसर, इसका क्या सोल्यूशन है, गौर से समझें। तो मैं आपको एक छोटा सा न्यूक्लियस बना के दिखा रहा हूं, कार्बन का न्यूक्लियस, ठीक। तो लेट मी शो यू, लेट मी ड्रॉ न्यूक्लियस ऑफ अ कार्बन एटम। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्बन एटम का यहां पर एक न्यूक्लियस बनाते हैं। ओके, सो लेट दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। अब ये जो कार्बन का न्यूक्लियस है ये क्या है बच्चों, ये है न्यूक्लियस ऑफ 6C12, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ 6C12। अब अगर इस कार्बन के न्यूक्लियस में देखें तो यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की संख्या 6 और 6 है,
तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को से किसी से न्यूट्रॉन्स को दिखा देते हैं रेड कलर से. सो से दिस इज 1 2 3 4, say this is 5 and this is 6. So these red are neutrons. These are neutrons. Fine. Now अब बात आती है प्रोटॉन्स की. तो प्रोटॉन्स को दिखा देते हैं. जैसे एक ये प्रोटॉन हो गया, एक ये प्रोटॉन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया. कितने हो गए? 3 2 5. और चलो एक ये हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया. फाइन. तो जो आपके ग्रीन कलर्स हैं, दीज आर एक्चुअली द प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स का रोल क्या है, और सॉरी न्यूट्रॉन्स का रोल क्या है? प्रोटॉन्स बच्चों कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, है ना. इनमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. और अपना ये जो न्यूट्रॉन्स होता है, ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. ये न्यूट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं? दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. देयर इज नो चार्ज ओवर दैम. इनका रोल जो है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में होता है. जैसे आप सोचें कि अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन्स ना रहें, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स ना रहें, ये कार्बन का है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 6 तो ये न्यूट्रॉन्स हैं और हमारे पास ये 6 ही प्रोटॉन्स हैं. फाइन. तो अगर ये 6 लाल वाले न्यूट्रॉन्स हटा दिए जाएं तब क्या होगा? 2 प्रोटॉन्स के बीच में कोई नहीं होगा. जैसे अभी हम आपको एक ऐसे ही समझाने के लिए फिगर मैंने ड्रॉ किया. इट मे नॉट बी इट इज ऑफ कोर्स नॉट द एक्चुअल लोकेशन ऑफ दिस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, बट बस आपको समझाने के लिए, बताने के लिए ये है. जैसे ये जो रेड वाला न्यूट्रॉन यहां से बीच से गायब कर दीजिए, या ये सारे हटा दीजिए, तो क्या होगा? प्रोटॉन को आपस में इनके बीच में कोई दीवार नहीं रहेगी, कोई पर्दा नहीं रहेगा, कोई रहेगा ही नहीं. तब क्या होगा? अब भाई 2 प्रोटॉन्स हैं, एक ये प्रोटॉन है और एक ये भी प्रोटॉन है, तो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. तो इन पर क्या होगा? बहुत तगड़ा एक दूसरे को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन देंगे. तो इस रिपल्शन के चलते क्या होगा कि फिर ये न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा. इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि इनके सबके बीच में बहुत ही ताकतवर रिपल्शन काम करेगा. और एक प्रोटॉन के ऊपर 5 फोर्सेस काम करेंगे अगर हम कार्बन की बात करें, क्योंकि हर प्रोटॉन जो है उस एक प्रोटॉन को रिपेल करेगा. तो एवरी प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 5 डिफरेंट प्रोटॉन्स या 5 रिमेनिंग प्रोटॉन्स. अब जैसे किसी न्यूक्लियस में से n प्रोटॉन्स हैं, या किसी न्यूक्लियस में मान लीजिए 100 प्रोटॉन्स हैं, तो हर प्रोटॉन 99 प्रोटॉन का, यानी 99 फोर्सेस जो है उसमें काम करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, उसको न्यूक्लियस से बाहर फेंकने के चक्कर में रहेंगे. तो होता क्या है बच्चों कि ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये प्रोटॉन्स के सेपरेशन के काम आते हैं. मतलब जैसे मान लीजिए 2 प्रोटॉन के बीच में एक न्यूट्रॉन आके बैठ गया, तो आमने सामने की बात नहीं रही, है ना. आमने सामने की बात नहीं रही, बीच में न्यूट्रॉन आ गया, तो अब जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एकदम आमने सामने मामला नहीं है, बीच में एक दीवार आ गई. तो अभी भी शत्रुता है, अभी भी जो है रिपल्शन है, बट उतना नहीं, ड्यू टू शील्डिंग बाय दिस न्यूट्रॉन. तो ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं? प्रोटॉन को प्रोटॉन से ही बचाते हैं, या प्रोटॉन के बीच में आकर एक दूसरे से शील्डिंग देते हैं, कवर करते हैं, जिससे कि जो रिपल्शन फोर्स है वो कम हो जाता है. तो एक तो ये समझ आया कि न्यूट्रॉन का रोल क्या है. न्यूट्रॉन जो है स्टेबिलिटी में कैसे सहायक है. तो कैसे सहायक है इसको हम लिख लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स stabilize the nucleus. Stabilize the nucleus due to shielding, या इसको थोड़ा और आसान भाषा में लिखें, स्टेबलाइज द न्यूक्लियस फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों? प्रोटॉन्स को सेपरेट कर देते हैं. न्यूट्रॉन्स सेपरेट प्रोटॉन्स
and reduce repulsion forces between them. Repulsion forces among them. उनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स होता है उसको ये कम कर देते हैं। कम कर देते हैं तो नेचुरली क्या होता है, कम कर देंगे तो नेचुरली आपका जो न्यूक्लियस है उसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये बच्चों न्यूट्रॉन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में बड़ा सहायक है। क्या करते हैं ये जो प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें सेपरेट कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं, तो उनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और न्यूक्लियस इंटर्न स्टेबल रहता है। फाइन। अब ये तो एक बात हुई कि भाई सर फिर ये तेजी से काय बढ़ रहे हैं। अब जरा इसको समझो। जैसे हम कहें कि भाई एक मान लीजिए कार्बन है, ठीक है। कार्बन में चूंकि 6 प्रोटॉन्स हैं तो हर प्रोटॉन पर 5 फोर्सेस आ रहे हैं ड्यू टू 5 डिफरेंट प्रोटॉन्स। अगर ये बच्चों नाइट्रोजन हो जाए, है ना, अगर ये नाइट्रोजन हो जाए तो नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ कि 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। लेकिन अब हर प्रोटॉन पर 6 फोर्सेस आएंगे। हर प्रोटॉन पर 6 फोर्सेस आएंगे। देखो गौर से समझो बच्चों, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है यहां पर। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, अगर हम 6C12 की बात करें तो हम पढ़ते हैं कि यहां पर 6 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर हम ऐसे पूछें कि भाई नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्स या वेक्टर्स करके लिख दें तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्स वेक्टर्स कितने होंगे यहां पर। तो एक रिपल्शन फोर्स वेक्टर के लिए वी रिक्वायर 2 प्रोटॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्स वेक्टर्स इज 6C2 और 6C2 का मतलब हो गया 6 × 5/2 दैट इज 15, है ना। तो बच्चों यहां पर 15 फोर्स वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं? 15 फोर्स वेक्टर्स हैं। इतने फोर्सेस हैं। ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, जरा देखते हैं कि भाई एक प्रोटॉन बढ़ाने से क्या होता है। एक प्रोटॉन बढ़ाने से क्या होता है। तो अगर हमने 7n14 की बात करी, गौर से देखेंगे बच्चों, तो देयर आर 7 प्रोटॉन्स। फाइन। अब यहां पर अगर हम नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्स वेक्टर्स देखें, रिपल्सिव फोर्स वेक्टर्स, so the value of these number of repulsive force vectors is 762. Sorry, it is 7C2. चूंकि एक फोर्स वेक्टर के लिए कम से कम हर 2 प्रोटॉन के बीच में एक रिपल्शन काम करेगा। ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। तो कितने सेट बनाए जा सकते हैं 2-2 के? सो दैट इज 7C2. इट्स बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो 7C2 मीन्स 21 फोर्स वेक्टर्स। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो विल हैव 7 × 6/2. So this is 21 force vectors. अब समझो बच्चों क्या है, एटॉमिक नंबर में तो 1 यूनिट का चेंज हुआ, लेकिन फोर्सेस में कितना चेंज हो गया? 6 फोर्स वेक्टर्स बढ़ गए, मतलब 6 नए फोर्स जनरेट हो गए। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें, देखो कितना इंटरेस्टिंग स्टडी होती है कई बार। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास 6 न्यू फोर्सेस आ गए। 6 न्यू फोर्सेस। अब ये तो छोटे छोटे एटम में भी इतना चेंज हो जा रहा है बच्चों, अब बड़े बड़े में तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर में या एक प्रोटॉन के इंक्रीमेंट से कई सारे फोर्सेस बढ़ जाते हैं। एक प्रोटॉन के बढ़ने से कई सारे फोर्सेस बढ़ जाते हैं। इवन आप ऐसे कह लें कि अगर 6 प्रोटॉन्स थे पहले, जैसे हम कहें पहले n प्रोटॉन्स थे, अब n+1 प्रोटॉन्स हो गए, तो n फोर्सेस बढ़ जाएंगे। पहले 6 प्रोटॉन्स थे, अब 7 हो गए, तो 6 फोर्सेस बढ़ गए। आप जरा खुद से सोचिए, अगर 8 हो जाएंगे प्रोटॉन तब क्या होगा? 8 प्रोटॉन्स हो जाएंगे तो 8C2। देखो अगर 8 प्रोटॉन्स की बात कर लें, देखते हैं क्या होता है। 8O16 की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 8। तब बच्चों ये 8C2 की वैल्यू कितनी आएगी?
8 इंटू 7/2 मतलब 28 फोर्स वेक्टर्स। मतलब क्या हुआ, अब नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 28 फोर्स वेक्टर्स हो गए, जबकि नाइट्रोजन में केवल 21 थे, तो 7 और बढ़ गए, है ना, 7 और बढ़ गए। तो जैसे जैसे क्या होता है, जैसे हम 6 से 7 में गए तो केवल 6 नए फोर्स बढ़े बच्चों। 7 से 8 में गए, अगर हम 7 से 8 में जा रहे हैं, 7 से 8 में जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 7 न्यू फोर्सेस बढ़ गए। कोई अगर 30 से 31 में जाएगा तो 30 न्यू फोर्सेस बढ़ जाएंगे, 30 नए फोर्सेस आ जाएंगे। तो जरा सोचो कि शुरुआत में जब छोटे छोटे अपने पास एटम्स हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो भी एक एटॉमिक नंबर में, एक यूनिट के चेंज से फोर्स में कितने सारे फोर्सेस बढ़ जा रहे हैं। तो अगर कोई 80 से 81 में जाए, जरा गौर करें, जैसे हम बात करते हैं बच्चों, मरकरी की बात कर लेते हैं, अभी बात किए थे ना 80 Hg, तो मरकरी में जो प्रोटॉन्स की संख्या है बच्चों 80 है। तो इसके लिए अगर 80 C2 किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 80 C2 आ जाएगा 80 इंटू 79/2, मतलब ये हो जाना है 79 इंटू 40। इतने फोर्सेस आ जाएंगे, इतने फोर्सेस आएंगे इस मरकरी में। अच्छा, मरकरी के बाद अगर 81 देखें तो ये थैलियम का होगा, है ना, थैलियम, Tl। तो Tl में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 81 हो गए बच्चों। तो इसके लिए अगर 81 C2 किया जाए, सो हाउ इज द वैल्यू, दिस इज 81 इंटू 80/2, सो द वैल्यू इज 81 इंटू 40। इतने फोर्सेस आ गए। तो अगर इन दोनों को आप घटाएं आपस में, यानी डिफरेंस अगर पता करना चाहें, तो 80 इंटू 40, 81 इंटू 40, 81 इंटू 40 और उसमें से 79 इंटू 40 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये 80 आ गया। 80 न्यू फोर्सेस आ गए बच्चों। तो केवल एक यूनिट यानी एक प्रोटॉन के परिवर्तन से नए कितने सारे फोर्सेस जनरेट हो जा रहे हैं, 80 नए फोर्सेस जनरेट हो जा रहे हैं। अच्छा, अब सोचिए कि अगर हम एक प्रोटॉन में एक यूनिट का चेंज करें, न्यूट्रॉन में भी एक यूनिट का चेंज करें, तो क्या वो सफिशिएंट होगा? क्या वो सफिशिएंट होगा बाकी के सारे फोर्सेस को मैनेज करने के लिए? नहीं होगा बच्चों। इसलिए ऐसा होता है कि जो हायर न्यूक्लियाई होते हैं, जो हेवियर न्यूक्लियाई होते हैं, फॉर देयर स्टेबिलिटी, चूंकि उनमें जो रिपल्शन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, एक प्रोटॉन के बढ़ने से रिपल्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अब न्यूट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि भाई एक प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं तो 80 न्यूट्रॉन बढ़ा रहे हैं। न्यूट्रॉन भी अप्रोप्रिएट बढ़ते हैं, तभी तो N/P का मैक्सिमम रेशियो स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए 1.5 है, बट फिर भी प्रोटॉन की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है। तभी धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते रेशियो, हमने शुरुआत किया था हाइड्रोजन में 0 होता है, फिर 0 से 1 हुआ और 1 से फिर बढ़ते बढ़ते 1.537 तक जो हाईएस्ट स्टेबल है। तो एनीवेज फिलहाल तो ये हमें समझ में आया कि न्यूट्रॉन्स की संख्या तेजी से क्यों बढ़ती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या तेजी से क्यों बढ़ती है। सो दैट द रीजन मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको हम थोड़ा सा वर्ड्स में लिख लें कि इन हेवियर न्यूक्लियाई, कॉमा, न्यूट्रॉन्स, ये ऐसे लिख लेते हैं, n greater than p, n greater than p, why? To stabilize the nucleus. अपना जो न्यूक्लियस है उसको स्टेबल करने के लिए हमारे न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होती है। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। फाइन। तो अभी तक हमने ये सब समझ लिया, N/P के रेशियो का मतलब क्या है, धीमे धीमे आगे बढ़ने पर N/P रेशियो बढ़ता क्यों है, दिस ऑल वी हैव डन। लेकिन अब हम थोड़ा सा
जो N/P के रेशियो से स्टेबिलिटी का ताल्लुक है उसको जरा समझते हैं। नाउ लेट अस डू स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऑब्लिक न्यूक्लियाई based upon N/P रेशियो, यानी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या है उस संख्या पर आधारित कैसे है स्टेबिलिटी। अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं। ओके, लेट अस सी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, स्टेबिलिटी की कुछ थ्योरीज और भी हैं, बट हमेशा की तरह वो उतना रिलायबल नहीं है और धीमे धीमे चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो पुरानी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, नई चीज़ें उनकी जगह ले लेती हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट N/P रेशियो। अब ये जो N/P रेशियो से स्टेबिलिटी है, इसके लिए देयर इज अ पॉपुलर ग्राफ। सो लेट अस ड्रॉ दैट ग्राफ। वो ग्राफ हमको बताएगा कि स्टेबिलिटी और N/P में क्या संबंध है ना। तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं सिंपल सा, लेट अस सी। सो बच्चों, उस ग्राफ में जो वर्टिकल एक्सेस है, दैट वर्टिकल एक्सेस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब P, and this axis is number of neutrons. This is N. Fine. अब समझे ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ ऐसे बनता है कि मान लीजिए प्रोटॉन की जो संख्या है, अगर प्रोटॉन की संख्या हम 20 तक, प्रोटॉन की संख्या को 20 रखें, से दिस इज 20, और न्यूट्रॉन की संख्या को भी 20 तक ही रखें, तो ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। ओके फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन। ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ऐसे बनाते हैं। ओके, सो दिस इज द लाइन आई एम ड्रॉइंग। तो ये बच्चों जो लाइन आप देख रहे हैं, सो फॉर दिस एंटायर लाइन दिस N/Z इज 1, क्योंकि यहां पर ये जो y है, y एक्सेस N है और x एक्सेस P है, तो y/x मीन स्लोप होगा और ये स्लोप जो है 1 होगा और इस लाइन के लिए एंगल होगा बच्चों 45 डिग्री। लेकिन हमेशा तो N/Z 1 होता नहीं है, तो N/Z की जो स्टेबल वैल्यू है वो देखो कैसे आती है। गौर से देखेंगे बच्चों, इसकी जो स्टेबिलिटी के लिए जो पैरामीटर है उसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट, है ना। वो कुछ यूं दिखता है। वो एग्जैक्टली सीधी लाइन नहीं रहती, इसलिए मैं भी उसको सीधा लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। सो थोड़ा सा देखो गड़बड़ा गया मसला। इसमें मिल जाता है ये यहां 20 पर आके मिल गया, ठीक है। और ये इस तरह से कुछ कुछ आता है। थोड़ा सा क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग है तो थोड़ा सा उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा है। एनीवेज, स्टिल आई एम ट्राइंग। ओके, ओके, ये कुछ इस तरह से कि स्टेबिलिटी का एक बैंड आता है जिसे हम स्टेबिलिटी बेल्ट कहते हैं। तो इस स्टेबिलिटी बेल्ट में शुरुआत में तो ये जो है स्ट्रेट लाइन ही रहता है, ये स्ट्रेट लाइन ही रहा।
और फिर धीमे धीमे क्या हुआ, ये थोड़ा सा इससे डेविएट होने लगा, क्योंकि हमेशा n/z तो 1 रहता नहीं है, तो ये धीमे धीमे क्या होता है, डेविएट होता रहता है। और अगर इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू हमें मिलती है, सो दैट इज फॉर, जो हमने अभी सीखा था, दैट इज फॉर लेड, है ना, दैट इज फॉर लेड 208। सो लेट से दिस पॉइंट इज से 82, नहीं, उसके लिए आते थे 126 था ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेड 82 के लिए। ओके, सो लेड 82 के लिए इट वाज, और उसके लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो थे कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुआ करते थे उसके लिए 82, मतलब यूं इस तरह से आता है कुछ, दिस इज 82। अब ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, इसमें इतना हिस्सा हम उड़ा देते हैं, ये हिस्सा मैंने उड़ा दिया, फाइन। फाइन, ये हो गया अपना। इसको भी थोड़ा पास में लिख देते हैं। तो ये जो वाइट कलर की लाइन है बच्चों, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स n/z ग्रेट इज इक्वल टू 1, ठीक। और ये टॉप का पॉइंट है, फॉर दिस ये जो अपना n/z है, इसके लिए this is 1.537, and this is the ratio of neutron and proton corresponding to lead, which is 82 and 208। तो 208 से आ गया ये 126। ये जो 126 देख रहे हो बच्चों, ये किसके लिए है, ये है 82 lead 206 के लिए। कहीं कहीं इन सम ग्राफ्स ऐसा हो सकता है कि इसकी जगह वो क्या करें, जो टॉप का पॉइंट है, उस टॉप के पॉइंट पर इन सम प्लेसेस यू मे सी दैट इसको रिप्लेस करके वो बना दें बिस्मथ। सो फॉर बिस्मथ में क्या हो जाता है 83, है ना, फॉर बिस्मथ इट इज 83 बिस्मथ, और ये हो जाता है बच्चों 209, जो भी हम लोगों ने पीछे किया। इन सम टाइम्स यू मे ऑल्सो सी दैट यहां पर मरकरी लिख दिया जाए, विच इज 80 मरकरी 200। तो नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड एब्सोल्युटली। अगर यहां बिस्मथ होगा तो जो n/p होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.518, और बच्चों अगर ये मरकरी हुआ तो उसके लिए जो n/p होगा वो एग्जैक्टली 1.5 होगा। एनीवेज, अब ये जो आपका जो येलो कलर से जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है, तो इस पैटर्न को, ये जो बैंड आप देख रहे हैं, दिस बैंड इज नोन एज स्टेबिलिटी बेल्ट, है ना। ये जो आपका पैटर्न है, दिस पैटर्न इज नोन एज स्टेबिलिटी बेल्ट। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे स्टेबिलिटी बेल्ट। इस स्टेबिलिटी बेल्ट की खासियत ये है कि यहां पर जो n/z का रेशियो है, यानी कि ये जो इसका स्लोप है, या जो n/z का रेशियो है, दैट रेशियो इज 1 बिटवीन दिस इज लाइंग बिटवीन 1 to 1.537। तो जिन एटम्स के लिए या जिन न्यूक्लियाई के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इस रेंज में रहता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। इसके कुछ अपवाद भी हैं, देख लेते हैं अपवाद क्या है। तो पहले इस ग्राफ का थोड़ा इंटरप्रिटेशन हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा है इसका, ये वाला जो पोर्शन है इस ग्राफ का, दिस पोर्शन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहां से यहां तक,
ये है आपका Z लेस देन इक्वल टू 20 के लिए, है ना, यहां तक। और फिर यहां के ऊपर जो हिस्सा है दैट इज फॉर Z ग्रेटर देन 20। Z का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। सो दिस इज फॉर Z लेस देन इक्वल टू 20 एंड दिस इज फॉर Z ग्रेटर देन 20। डन। अब Z अगर लेस देन इक्वल टू 20 है तो बच्चों ये एग्जैक्टली 20 ही रहता है, सॉरी एग्जैक्टली 1 ही रहता है। 1 के ऊपर ये, सॉरी 20 के ऊपर फिर क्या होता है, ये बढ़ना स्टार्ट होता है। 20 के ऊपर फिर ये दरअसल बढ़ना स्टार्ट होता है। तो चूंकि अब ऐसे ही हाथ से बनाया जा रहा है तो कितना सुंदर बन सकता है कोई इसमें, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एनीवेज। चलो, समझने के लिए है केवल। तो इस ग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है समझें। इसके एक्सप्लेनेशन का ये मतलब है कि अगर एटॉमिक नंबर, जिसको कि आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ दिस Z इज लेस देन इक्वल टू 20, मतलब छोटे छोटे एटम्स हैं, 20 मतलब कैल्शियम तक की बात हो रही है, तो यहां पर अगर N/Z या N/P का रेशियो 1 है, जो कि स्टेबिलिटी बेल्ट रिप्रेजेंट करती है N/P के रेशियो 1 को, तो कहते हैं कि भाई अगर ऐसा है तब स्टेबल है। अगर ऐसा है इसका मतलब है कि ये स्टेबल एटम या स्टेबल न्यूक्लियाई, जो भी वर्ड आप ऐड करना चाहें लिख सकते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 20 या उससे कम है तो N/P का रेशियो 1 होने से वो स्टेबल एटम या स्टेबल न्यूक्लियाई माना जाएगा। ठीक, अच्छी बात। अब अगर यही एटॉमिक नंबर Z क्या हो जाए, अब अगर यही एटॉमिक नंबर Z 20 से ऊपर चला जाए तो हम देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन N/P का जो रेशियो होना चाहिए वो 1 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से कहां तक होना चाहिए भाई, इसकी वैल्यू 1 से लेकर 1.537 होनी चाहिए। इन दैट कंडीशन तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल एटम या स्टेबल न्यूक्लियाई। बच्चों ये हो तो सब न्यूक्लियस से ही रहा है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तो किसमें, न्यूक्लियस में ही है। अगर ये गड़बड़ हुआ, अच्छा एक बात और समझिए, जैसे अब आपसे कहें कि भाई ठीक है ये तो जो है स्टेबल है, पहले अच्छा आगे जो हम बताना चाह रहे हैं उससे पहले एक दो इसमें एक्सेप्शन भी हैं। छोटे छोटे एटम्स में जो एक्सेप्शन है, बड़े में तो हो सकता कई सारे हों, छोटे एटम्स के एक्सेप्शन हम लोग नोट कर लेते हैं। मतलब जो 20 से नीचे हैं उनके एक्सेप्शन हम लोग याद रख लेते हैं, क्योंकि वो काम के हैं। फिर बड़े एटम्स का एक्सेप्शन अगर होगा तो उतना तो बहुत कुछ हो सकता है होने को। तो यहां पर अगर बच्चों Z जो है वो लेस देन 20 है या लेस देन इक्वल टू 20 है, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? पहला एक्सेप्शन तो हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जो N/P का रेशियो होता है दैट इज 0। स्टिल इट इज स्टेबल एटम और न्यूक्लियाई। ये स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है फिर भी ये स्टेबल है। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे की बात करें तो बेरिलियम की बात करते हैं बच्चों। बेरिलियम, सो बेरिलियम इज 4Be9। तो इसके लिए जो N/P रेशियो होता है दैट इज 1.25। स्टिल इट इज ए स्टेबल आइसोटोप, ये भी एक स्टेबल एटम है। एक हीलियम की भी बात कर लेते हैं। हीलियम में तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वली होते हैं, बट हम हीलियम का 3 वाला आइसोटोप देख रहे हैं, मींस दिस इज 2He3, है ना। तो 2He3 वाले के लिए देखें अगर, तो इसका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो आएगा, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केवल 1 है बच्चों। तो अब ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है
कि हम लोग तो अभी सीखे कि न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन या उसके बराबर ही होंगे या उससे बड़े ही होंगे, लेकिन ये भी एक अद्भुत है। यहाँ पर हीलियम 2He3 में देखते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो जो है वो 0.5 ही है, उसके बाद भी ये स्टेबल है। अब यही तो है कि भाई ये तो ह्यूमन बीइंग की तरह इनका बिहेवियर है, अब ये है तो है, स्टेबल है, तो एक्सेप्शन हो गया। भाई केमिस्ट जो रूल देते हैं, अब वो जितने माने उतना बढ़िया, नहीं माने तो चलो तुम एक्सेप्शन हो गए, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया 2He3। बट क्या है बच्चों, ये बड़ा रेयर है। आपने भी शायद पहली बार याद देखा होगा कि हीलियम में मास नंबर 3 भी हो सकता है ना। तो ये जो एक्सेप्शन है ये भी बड़ा रेयर है, ये रेयर है, ये कम ही पाया जाएगा। जैसे C14 एकदम रेयर है, वैसे He3 भी एकदम रेयर है, 2He4 ही होता है। एनीवेज, अब रेयर किस लिए है? जैसे कोई पूछे कि अच्छा क्या ये बता सकते हो कि ये रेयर क्यों है, तो वैसे मेरे मन में एक विचार आ रहा है क्यों ये रेयर हो सकता है, इसको क्यों रेयर कहेंगे। तो उसको भाई इसलिए रेयर कहेंगे क्योंकि अब देखो होता क्या है कि कोई एटम किसी का N/P रेशियो इस स्टेबिलिटी बेल्ट को मैच ना करे, इस स्टेबिलिटी बेल्ट को मैच ना करे। जैसे हम C14 की बात करें, जैसे हम क्या बात करें, C14 की बात करें, ये एक्सेप्शन तो निपट गए, 3 ही आपको याद रखने थे, इसकी अलग से एक बात हो रही है, C14 की बात हो रही है। तो यहां पर अगर N/P रेशियो देखोगे तो बच्चों ये 8/6 आ जाएगा, 8/6 आ जाएगा। 8 क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हैं और प्रोटॉन तो 6 ही हैं, तो 8/6 करोगे तो काफी बड़ा आ जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो है, हाँ काफी बड़ा हो गया ये। अब ये जो एटम है, ये एटम जो है स्टेबल तो कतई नहीं है, तो ये रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव एटम की पहचान है कि उसके ऊपर एक स्टार लगा दो, मतलब ये शांत नहीं है, अशांत है, रेडियो एक्टिव है, ये डिके हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है रेडियो एक्टिव हो गया, या यूं कहें कि ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब ये अनस्टेबल होके करता क्या है, अब ये ऐसा तिकड़म लगाएगा, इस तरह से डिके करेगा कि इसका N/P रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाए। इसका N/P रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाए, मतलब ये कुछ ऐसा करेगा जिससे कि क्या हो जाए, ये जो है N/P रेशियो 1 बन जाए। और ये तब तक डिके होता रहेगा जब तक कि इसका N/P रेशियो एक स्टेबल वैल्यू की तरफ नहीं बढ़ता है। जैसे ही इसका N/P रेशियो 1 के आसपास आएगा, इसका डिके होना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ईश्वर ने 3 कार्बन के, मान लीजिए कार्बन 3 भाई थे, C12, 13, 14, तो सबने कहा नहीं भाई हमें बराबर बराबर बनाइए। ये कहीं किताब में नहीं लिखा, ये शायद मेरा इंटरप्रिटेशन है, शायद ऐसा हुआ होगा, हो नहीं भी हो सकता है, मैं बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कार्बन के 3 भाई 12, 13, 14, तो उन्होंने कहा ईश्वर से हमें बराबर बराबर बनाइए भाई, आप इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते कि 12 को ज्यादा बना दें हमें कम। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग बराबर बराबर बन जाओ। लेकिन समय बीतता गया, ये तो बेचारे स्टेबल थे नहीं, ये डिके होते गए होते गए होते गए, तो जो स्टेबल था वो बच गया, जो अनस्टेबल थे वो नप गए, या बहुत कम बचे। ऐसे शायद ऐसा हुआ होगा, हो सकता नहीं भी हुआ हो। लेकिन एनीवेज हमें जो है, हमें ये समझना है कि N/P रेशियो 1 तक पहुंचना चाहिए, तब वो स्टेबल स्थिति में आएगा। जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो क्या करता है, वो एमिशन करता है, वो डिके होता है। तो कब तक डिके होगा, तब तक डिके होता रहेगा जब तक कि उसका N/P रेशियो लगभग 1 के बराबर ना हो जाए। अगर वो 20 से छोटा है, अगर वो बड़ा है तो स्टेबिलिटी बेल्ट में ना आ जाए। कोई कहे कि भाई अच्छा बताइए Z ग्रेटर देन 20 है तो कब रेडियो एक्टिव होगा, तो आप कहेंगे Z ग्रेटर देन 20 है तो उसके रेडियो एक्टिव होने की सर 2 परिस्थितियां हैं। क्या, एक तो है कि सर उसका जो N/P रेशियो 1 से कम हो जाए तो अनस्टेबल हो जाएगा, होना ही चाहिए, अनस्टेबल होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम कर दोगे तो अनस्टेबल नहीं होगा, होना ही चाहिए, होगा ही। तो कोई ऐसा आइसोटोप है जिसमें आपने न्यूट्रॉन निकाल दिए तो उसका तो खेल होना ही है। या फिर ऐसा हो जाए कि सर ये जो N/P रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए। अब एक बात और समझे, जैसे गौर करिए, थोड़ा मैं पीछे लेता हूं, बच्चों अगर स्टेबिलिटी बेल्ट को थोड़ा और गंभीरता से समझें तो मान लीजिए हमने कहा कि भाई सर ऐसा है कि
मान लीजिए सर हमारा जो है कोई एटॉमिक नंबर Z है हमारे एटम का, ठीक है भाई, Z मान लिए। तो Z के करेस्पॉन्डिंग जो स्टेबिलिटी बेल्ट का थिकनेस है वो देखना होगा। कैसे देखना होगा? देखो ये Z है, तो ये N/P की ये वैल्यू हाईएस्ट है और ये वैल्यू लोएस्ट है। दिस इज द लोएस्ट वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू Z, L मीन्स लोएस्ट, एंड दिस इज द हाईएस्ट। अब बच्चों गौर से समझें जरा इस बात को। जैसे मान लीजिए इस Z के लिए N/P की वैल्यू इस हाईएस्ट वैल्यू से हो गई ज्यादा, ये रेंज में होना चाहिए, तब माना जाएगा स्टेबल। अब इस हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा हो गई लेकिन 1.537 से कम है तो भी अनस्टेबल ही है। ये बात नहीं लिखी रहती, केवल ऐसे लिख देंगे N/Z की मैक्सिमम रेशियो 1.537 होनी चाहिए, इससे कम होगा तो स्टेबल होगा। गलत, जरूरी नहीं। हर Z के करस्पॉन्डिंग हम बेल्ट की थिकनेस देखेंगे, उस थिकनेस की जो हाईएस्ट वैल्यू है और उस थिकनेस की जो लोएस्ट वैल्यू है, अगर उसमें N/Z का रेशियो है मतलब अपने थिकनेस में है। अब मान लीजिए हमारा N/Z का रेशियो हाई वैल्यू से बड़ा हो जाए और 1.537 से छोटा हो जाए तो क्या स्टेबल हो जाएगा? नहीं, स्टेबल नहीं होगा, तब भी अनस्टेबल रहेगा, तब भी वो डिके करता रहेगा। कब तक? जब तक कि इस रेंज में ना आ जाए, यही इसका सिद्धांत है जो हमें सीखना था, उसको हम सीख लिए, डन। थोड़ा सा बच्चों लिख लेते हैं इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो प्रिंसिपल है फॉर इस स्टेबिलिटी बेल्ट का, तो क्या प्रिंसिपल है? सैद्धांतिक रूप से हमें क्या बात याद रखनी है? तो हमें यह याद रखना होगा कि फॉर एटॉमिक नंबर Z, जो कि भी मैंने आपको Z बनाकर दिखाया था, फॉर एटॉमिक नंबर Z जो N/P का रेशियो है वो लो वैल्यू से हाई वैल्यू के बीच में रहना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये स्टेबल न्यूक्लियाई है, यह स्टेबल एटम है। अगर N/P का रेशियो जो लोएस्ट रेंज का लोएस्ट वैल्यू उससे कम हो जाए, या और N/P का रेशियो जो हाईएस्ट वैल्यू उससे भी ज्यादा हो जाए, मतलब स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर हो गया, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि N/P इज आउट ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट, तो फिर ये अनस्टेबल हो गया। इतना सा इसका प्रिंसिपल है, यही इसका सिद्धांत है बच्चों। अनस्टेबल एटम का है, न्यूक्लियाई का, मैंने दोनों शब्द लिख दिए हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी की बात। और अगर ये लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि N/P विदिन स्टेबिलिटी बेल्ट, इट इज विदिन स्टेबिलिटी बेल्ट, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस N/P रेशियो, डन। अब क्या होगा अगर ये अनस्टेबल है? अरे ये एरो मत लगाओ, नहीं तुम सोचो कि अनस्टेबल स्टेबल में एरो लगाया है सुनने, है ना? ऐसा नहीं है बच्चों, केवल न्यूक्लियाई और उसमें मैंने लगाया है, फिर भी हम हटा देते हैं, अदरवाइज यू मे गेट कंफ्यूज, देयर इज अ ह्यूज रिस्क। अनस्टेबल का मतलब ही है रेडियो एक्टिव। होता क्या है, देखो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि ये जो अनस्टेबल एटम रहता है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्टेबल एटम में। मैंने AOM लिख दिया, सॉरी। ये कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल एटम में और क्या करता है कि रेडिएशन रिलीज करता है।
जो हम लोगों ने सीखा था ना, आयनाइजिंग रेडिएशन, तो वो रेडिएशन रिलीज करता है। अब ये स्टेबल क्यों होता है, ये अनस्टेबल क्यों होता है? तो ये अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि इसका जो ये जो है, इसका जो N/P है वो स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर है। इसका जो N/P है दैट इज आउट ऑफ स्टेबिलिटी बेल्ट। और ये तब तक रेडिएशन, तब तक ये डिके होता रहेगा जब तक कि इसका N/P क्या हो जाए, इन स्टेबिलिटी बेल्ट ना आ जाए। बस यही रीजन है। दिस इज द एक्चुअल रीजन फॉर रेडियो एक्टिव डिके। आप चाहें तो उसको एक हेडिंग भी लिख सकते हैं कि रीजन क्या है। रीजन क्या है? रीजन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रीजन है स्टेबिलिटी। और जो जितना ज्यादा अनस्टेबल है वो बच्चों उतना ही तगड़ा रेडियो एक्टिव है। होना चाहिए कि नहीं? जो जितना ज्यादा अनस्टेबल है वो उतना ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। जो स्टेबल है उसकी रेडियो एक्टिविटी 0 है। होगा कि नहीं होगा? देखो कितनी आसान चीजें हैं। क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं कि मोर द अनस्टेबिलिटी, मोर रेडियो एक्टिविटी। इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू है। इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू है। जो स्टेबल है वो काहे के लिए रेडियो एक्टिविटी देगा भाई? जैसे इसका एक एग्जांपल समझते हैं, गौर करिए। लेट्स हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सो व्हाट इज द एग्जांपल? हम लोग बात करते हैं इस C14 की। तो अगर इस C14 की बात करें तो इस C14 में जो प्रोटॉन की संख्या है दैट इज 6, न्यूट्रॉन की संख्या है दैट इज 8। So the ratio of nitrogen and protons is 8/6, or you can say this is roughly 1.33. Fine. तो क्या ये स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर है? नहीं। N/P का रेशियो 20 से कम हो तो 1 होना चाहिए, ये तो बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक अनस्टेबल, या यूं कहें ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है। अब सर आपने बताया ये रेडियो एक्टिव है, तो ऐसी तिकड़म लगाएगा जिससे कि ये जो है सदगति में आ जाए, मतलब स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए, इसकी सदगति हो जाए। तो सदगति के लिए क्या करेगा? अब देखो बच्चों, ये एक्चुअल, मैं आपको एक एक्चुअल केस के विषय में बता रहा हूं कि C14 जो होता है वो N14 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ ये बीटा पार्टिकल रिलीज कर देता है। और बीटा पार्टिकल जब रिलीज होते हैं तो एक एंटी न्यूट्रिनो, मतलब जो एनर्जी का एक एम्पिनी होता है, मतलब एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एंटी न्यूट्रिनो को यूज करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल सीखे थे तो मैंने आपको सिखाया था कि दिस इज एक्चुअली बीटा पार्टिकल, दिस इज बीटा पार्टिकल विच इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बीटा ही निकले, कुछ भी निकल सकता है। और इसके विषय में बताया था कि इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी। इसमें चाहे तो 0 0 लगा दीजिए, है ना। तो दोनों साइड बैलेंस रहना चाहिए। देखो बैलेंस हो गया। 7 - 1 दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, और 14 है तो यहां भी 14 है। लेकिन प्यारे बच्चों, अब जरा इस नाइट्रोजन पर तो चर्चा करना जरूरी है। इसका P है 7, इसका N भी 7, इसका N/P है 7/7, मतलब 1। अरे वाह, ये तो सीधा इसको मोक्ष मिल गया है। ये तो स्टेबल हो गया है, ये तो नॉन रेडियो एक्टिव हो गया है। तो ये है रेडियो एक्टिविटी के पीछे का साइंस। क्या मैंने लिख दिया? नॉन रेडियो एक्टिव लिखना चाहिए था। ठीक। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड रेडियो एक्टिविटी एंड नॉन रेडियो एक्टिविटी। अब ये जैसे ये C14 इस
नाइट्रोजन 14 में आएगा तो फिर जो है ये रेडियो एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। अब ये स्टेबल सिस्टम हो गया, यहां पर ये अनस्टेबल सिस्टम, यहां पर ये अनस्टेबल सिस्टम। Okay, so this was all about the basics. This was all about the basics. Yeah, this was all about the everything of this N by P ratio, or you can say stability of the nuclei. Thank you, lectures done.